एक देश का जाना माना पत्रकार अपने दोस्त की बेटी को अपनी कंपनी में काम पर रखता है। फिर कंपनी का एक इवेंट आता है और 5 सितारा होटल में वो इवेंट हो रहा था। इवेंट के दौरान वो लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट में वो जो बच्ची है उससे आधी उम्र की, उसे जबरदस्ती लिफ्ट में खींचता है और उससे रेप करने की कोशिश करता है। एक बार वो असफल रह जाता है और वो लड़की उससे विद्रोह करती रहती है, नो मीन्स नो। वो बार बार कहती रहती है सर नहीं सर नहीं, लेकिन फिर भी वो सुनता नहीं। दूसरी बार वो सेम चीज दोहराता है और इस बार वो महिला का रेप कर देता है, उस लड़की का रेप करता है। और रेप करने के बाद अपने गलती पर उसे शुरुआत में कोई पछतावा नहीं होता है। वो तो कह रहा था कि मैंने तो शराब के नशे में हल्की फुल्की फ्लर्टिंग कर दी, बकायदा वो मानने को रेडी नहीं था। लेकिन जब उस लड़की ने मेल लिखा और मेल में सब कुछ बताया और मेल के साथ जब उसके चैट्स मैच किए गए तो पता चला कि इसने उस लड़की के साथ रेप किया है। इसने बकायदा उसके बाद माफ़ी भी मांगी और एक मेल लिखा उस लड़की के पीड़िता के जवाब में कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बाद में कोर्ट में मुकर गया, कहा कि वो माफ़ी तो मैंने दबाव में मांगी थी, लेकिन वो जो चैट्स थे और बाकी जो डिटेल्स थे वो साफ दर्शाते थे कि तरुण तेजपाल ने उस समय ज़बरदस्ती की थी। और ज़बरदस्ती की थी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और 2 बार लड़की ने मना किया था। फिर भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस लड़की के साथ इन्होंने रेप किया। रेप के बाद ये जब केस पहुंचा कोर्ट में तो निचली अदालत ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। बरी ये कह दिया कि सबूत नहीं है। और दूसरी चीज जो कोर्ट ने कही थी वो चर्चा का विषय बन गई। कोर्ट ने कहा था कि जो पीड़िता है वो घटना के बाद उनका व्यवहार बड़ा ही नॉर्मल था, तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। इस टिप्पणी को लेकर बहुत जगह चर्चाएं हुई, लेकिन अब ये मामला यही नहीं रुका। ये मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने अब इस मामले में इन्हें दोषी करार दिया है। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो इन्हें सजा भी सुनाई जाएगी। लेकिन हम ये केस को डिटेल में समझेंगे कि एक इतना बड़ा पत्रकार, इतना बड़ा एडिटर, जिसने बड़े बड़े घोटालों की स्टिंग ऑपरेशन किया, इनके स्टिंग ऑपरेशन की वजह से एक रक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ा, कई बड़े नेता जेल गए और कई बड़े अधिकारी सस्पेंड हो गए। पूरे देश को इनके स्टिंग ऑपरेशन ने हिलाकर रख दिया। हर बच्चा सोचता था कि इनके जैसा पत्रकार बनना है, लेकिन ये पत्रकार का दूसरा चेहरा किसी ने नहीं देखा था। और वो दूसरा चेहरा उनके साथ जो लड़की काम कर रही थी, उनके भरोसे पर, जो कि उनके दोस्त की बेटी थी, उनके साथ ही उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात किया। तो इस केस को डिटेल में समझेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ रहा केस में, हाईकोर्ट में क्या कुछ रहा, जो निचली अदालत है वहाँ क्या कुछ हुआ प्रोसीडिंग, वहाँ कैसे ये बरी हो गए, और अब इनके पास आगे क्या ऑप्शन है और इन्हें कितने साल की सजा होगी, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। सबसे पहले हम बात करेंगे तरुण तेजपाल की कि ये तरुण तेजपाल हैं कौन और इनका बैकग्राउंड कैसा रहा है। तो तरुण तेजपाल का जन्म 15 मार्च 1963 में हुआ। ये एक आर्मी ऑफिसर के बेटे थे। अब आर्मी ऑफिसर के बेटे थे तो इनके पापा का ट्रांसफ़र अलग अलग जगह होता रहा। तो ये कभी बैंगलोर, कभी जोरहाट, कभी बरेली, मुंबई जैसे शहरों में रहे। और इनकी पढ़ाई अच्छी थी और इनकी रुचि शुरुआत से थी कि ये इन्हें लिखना है, राइटिंग में इनका इंटरेस्ट था। अब ऐसे में राइटिंग में इंटरेस्ट था तो इन्होंने सोचा कि मुझे पत्रकार बनना है। और इनकी जो जर्नी है वो 1983 से शुरू हुई और पहली बार ये जर्नलिज्म में आए। और इन्होंने जो पहला ब्रांड ज्वाइन किया वो था इंडियन एक्सप्रेस, और वो भी चंडीगढ़ वाला। चंडीगढ़ में इनका इंडियन एक्सप्रेस का ब्यूरो था, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की। फिर ये पहले तो कॉपी डेस्क पर काम कर रहे थे, कॉपी डेस्क पर कॉपी लिखते थे। फिर उसके बाद ये दिल्ली आ गए। इन्हें लगा कि सेंटर में रहकर काम करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ हर मीडिया चैनल से यहाँ से काम करूँगा तो एक चेहरा बन पाऊँगा। अब यहाँ से ये दिल्ली आए और दिल्ली में इन्होंने इंडिया 2000 मैगजीन जो था उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। अभी 1998 में इंडिया टुडे को इन्होंने ज्वाइन किया और फिर यहाँ से ये एडिटर बने। एडिटर बनने के बाद फिर इनका इंटरेस्ट जागा कि ये किताबें लिखेंगे और राइटिंग में इनका इंटरेस्ट था। तो ये वीएस नायपॉल के साथ इन्होंने काम किया। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे इनका कद बढ़ता जा रहा था। अब 1994 में इन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस गए, वहाँ भी इन्होंने फीचर सेक्शन को एक अलग लुक दिया और एक नया कुछ करने की ठानी। अब यहाँ से इनका जो सफ़र था फिर बढ़ गया। अब एक ही साल बाद इन्होंने 1995 में आउटलुक मैगजीन में बतौर मैनेजिंग एडिटर बने। अब देखिए ग्रोथ कितना जल्दी इनको मिलता गया, और आमतौर पर मीडिया में इतना जल्दी ग्रोथ तो नहीं मिलता। आपको थोड़ा 1-2 साल 2-3 साल हर अलग अलग चैनल्स में काम कर पाते हो तभी आपको एक्सप्लोर करने, लेकिन उस समय पे मौके बहुत थे और इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, तो इन्हें मौके मिलते गए। अब इन्होंने 1997 में फोटोग्राफर संजीव सेठ के साथ इंडिया इन पब्लिशिंग
हाउस शुरू किया। अब यहाँ से उन्होंने अरुंधति रॉय के साथ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स छापा। अब ये बुक जो है उसने कई इंटरनेशनल प्राइज़ भी जीते, जिसमें एक था मैन बुकारा प्राइज़। अब यहाँ तक तो इनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी और इन्होंने अच्छा मुकाम पा लिया था, लेकिन अब इनका कुछ सपना था। वो सपना था कि ये खुद का कुछ ब्रांड खोले और इनका जो इंटरेस्ट था वो था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। अब 2000 में इन्होंने अपना खुद का सपना पूरा किया। इन्होंने तहलका.com शुरू किया। भारत की पहली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से रिलेटेड जो कंटेंट है वो इस पे जाता था, यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन, स्टिंग ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, कोई रिपोर्ट, कई खनन या किसी पर और कोई स्कैम चल रहा है तो उस पर ये रिपोर्ट करते थे। और इनका रूट ही यही था कि हमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है। अब इन्होंने जो वेबसाइट स्टार्ट की उसमें जो इनके साथ थे वो इनके दोस्त थे अनिरुद्ध बहल। अब तहलका का मकसद ये था कि सिर्फ फीचर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज ही उस पर पब्लिश होंगी। अब 1980 के दशक में ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और इनकी जो जर्नलिज्म थी वो काफ़ी एग्रेसिव थी। ये स्कैम्स कवर कर रहे थे, अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स निकाल रहे थे और लोग इन्हें पसंद कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहा था हम फैशन, सिनेमा ये सब करने नहीं आए, वी आर हियर टू डू जर्नलिज्म। तो इनसे ये निकलकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें लोग पसंद भी कर रहे थे। अब आते तहलका के सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन पर। इन्होंने जो देश में कई बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए, जिसमें सबसे पहला स्टिंग ऑपरेशन, बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था वो था क्रिकेट मैच फिक्सिंग 2000 में। और मई 2000 में तहलका ने पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर के साथ मिलकर स्टिंग ऑपरेशन किया। इसमें हिडन कैमरा लगाए गए और क्रिकेटर्स की बातचीत, जो उसमें मीडिएटर थे उनकी बातचीत, कैसे मैच फिक्सिंग होती है, ये सब कुछ उनके कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। जिसके बाद और ये केस इतना फेमस हुआ कि इस पर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था फॉलन हीरोज। और इसके बाद देश में एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि कैसे मैच फिक्सिंग होती है। अब ये तो पहला स्टिंग ऑपरेशन, जिसकी वजह से तहलका का नाम हर कोई जानने लगा। अब देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था जिससे तो सरकार हिल गई, और इसका नाम था ऑपरेशन वेस्ट एंड। और ये जो साल था ये था 2001। अब 2002 के अंत में और 2001 के शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था ये केस क्या था। और इसके रिपोर्टर थे मैथ्यू सैमुअल, और जो इनके पार्टनर थे अनिरुद्धा बहल, वो भी इस केस को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। अब इन्होंने एक लंदन की फर्जी कंपनी बनाई, और जो फर्जी जो है हथियार बनाने, हथियार में डीलिंग्स करती थी, और एक तरह से डिफेंस में जो काम होता है उस काम से रिलेटेड ये काम कर रहे थे। इन्होंने अपनी कंपनी बताई और हथियार की डील करने पहुंच गए, और जो आर्मी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसकी डील करने पहुंच गए। अब ये यहाँ तक तो चला, और ये कुछ लोगों को इन्होंने ढूंढ लिया जो भारतीय सेना से डायरेक्ट कनेक्टेड में थे। अब इसमें इन्होंने मांग रखी कुछ सामान देने की, और उसके बदले पे इन्हें कमीशन मिलेगा और कुछ सामान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों चीज़ था। अब ये सब कुछ इन्होंने जो बातचीत थी, जो पैसे के लेन देन थी, वो सब कुछ इन्होंने हिडन कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने के बाद इन्होंने उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पब्लिश किया। तो इसमें कई बड़े लोगों का नाम आया, और 10 लाख से ज़्यादा रुपए का जो रिश्वत थी वो बांटी गई थी। जिसमें पहला जो बड़ा नाम था वो था बीजेपी अध्यक्ष बांगरू लक्ष्मण का, जिन्हें 1 लाख रुपए दिया गया था। फिर समता पार्टी की जय जेटली को पैसे और सोने की चैन दिए गए थे। मेजर जनरल एसपी मुर्गई, ब्रिगेडियर अनिल सहगल, कर्नल और कई अन्य डिफेंस के अधिकारी थे जो इसमें मिले भगत थे। अब इसमें मिडलमैन आर.के. जैन थे, जिन्हें कहा जाता था कि जॉर्ज फर्नांडिस के ब्रीफकेस मैन है। मतलब जॉर्ज फर्नांडिस जो फैसला लेते, जो पैसा पकड़ते, वो इनकी वजह से पकड़ते, ऐसा आरोप लगा। अब ये जब 13 मार्च 2001 को तहलका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसमें जब ये सब चीज़ें बताई तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अब उस समय केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, यानी एनडीए की सरकार थी, और बीजेपी इसकी अगुवाई कर रहे थे। अब इसके बाद जो बीजेपी के अध्यक्ष थे बांगरू लक्ष्मण, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब ये पूरा जो डील था, पूरा स्कैम चल रहा था, जो पूरी रिश्वत की चीज़ें चल रही थी, वो किस डिपार्टमेंट थी? वो डिफेंस से रिलेटेड थी। तो उस समय जो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, जय जेटली को भी इस्तीफा देना पड़ा। अब सरकार ने तहलका पर हमला बोल दिया। बताया जाता है और कई रिपोर्ट्स ऐसे दावा करते हैं कि इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईबी सब लगा दिया गया इनके पीछे। और इसके बाद जो फाइनेंसर थे शंकर शर्मा, उन्हें जेल भी भेजा गया। लेकिन तहलका उस समय पे बहुत हीरो बन गया, और तरुण तेजपाल का नाम इतनी जल्दी ग्रो हो गया कि हर कोई तरुण तेजपाल के बारे में चर्चा करता था। अब यहाँ से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। अब उनका नाम बहुत पावरफुल मैगजीन्स लिखने लगी, उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले। और 2012 में जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बांगरू लक्ष्मण,
उनको 4 साल की सज़ा हुई। 2020 में जय जेटली को भी दोषी ठहराया गया। अब ये सब कुछ हो रहा था। अब इसमें इन्होंने एक और रिपोर्ट छापी। वो रिपोर्ट थी, तीसरा सबसे बड़ा खुलासा था, वो था गुजरात 2002 दंगे। अब 2007 में तहलका ने द ट्रूथ करके द ट्रूथ गुजरात 2002 छापा। इसमें ऑपरेशन कलंक, मतलब ये रिपोर्टर्स को, इनके जो रिपोर्टर्स थे वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ग्रुप में ये ज्वाइन हो गए और वहाँ इन्होंने हिडन कैमरे से बहुत सारे जो लोग थे उनकी जो रिकॉर्डिंग्स थी उसको इन्होंने पब्लिश किया, जिसमें कई लोग कह रहे थे कि हमने मुसलमान को मारा, और बहुत सारे ऐसी कन्वर्सेशन थी जो इन्होंने रिकॉर्ड्स किया और रिकॉर्ड कर उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में उसमें पब्लिश कर दिया। जिसके बाद चुनाव से, मतलब गुजरात चुनाव से ठीक पहले जो है मामला गर्म हो गया और उस समय पे नरेंद्र मोदी जो की सरकार थी वो बहुत उन पर दबाव पड़ गया था और ऐसे कई अलग अलग जो स्टिंग ऑपरेशन थे इन्होंने किए थे और कई बड़े केसेस भी, जिसमें डॉक्टर विनायक सेन का केस था, नॉर्थ ईस्ट में पुलिस एनकाउंटर था, फिर कोल घोटाला था, 2G स्कैम था, इशरत जहां और तुलसी प्रजापति मर्डर केस, बेस्ट बेकरी केस, जहीरा शेख और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें तहलका का नाम आता रहा। और तहलका अब अपना नाम अच्छा कर चुका था और तहलका को देखकर सब कहते थे क्या क्या दमदार जर्नलिज्म ये लोग कर रहे हैं। और तहलका ने 3 बार चमेली अवार्ड जीता, IPI अवार्ड जीता, रामनाथ गोयनका अवार्ड जीता। तो तरुण तेजपाल का नाम बहुत बड़ा हो चुका था और हर कोई कहता था कि क्या आदमी है, क्या सॉलिड आदमी है। उस समय हम छोटे होंगे और हमें भी लगता था जर्नलिज्म में कितना बढ़िया काम कर रहा है। अब ये तो एक चेहरा था जो सबने देखा तरुण तेजपाल का कि इतना अच्छा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, इतना डिटेल में काम कुछ करता है। लेकिन अब साल आता है, देखिए 2007 2010 तक सब कुछ नॉर्मल, ये सब चीज़ें चल रही थी। अब जो है साल आता है 2013। अब 2013 में अब इनकी जो कंपनी थी और जो इनका तहलका था उसका साल में एक बार अच्छा इवेंट रखते थे, थिंक टैंक का इवेंट रखते थे और उस इवेंट में ये बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे और इनके इवेंट में तो एक हॉलीवुड स्टार भी आया था। अब उसी इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी पूरी लाइफ बदल कर रख दी। अब ऐसा हुआ क्या था वो जानते हैं। 7 नवंबर 2013 की बात है और गोवा के ग्रैंड हयात होटल में तहलका मैगजीन का जो था सालाना इवेंट था थिंक फेस्ट। इस इवेंट में हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डिनोर भी आए थे। अब यहाँ सब इनके जो साथी पत्रकार हैं वो भी इस इवेंट में थे और इसी इवेंट में इनके कंपनी में और इनके एक पुराने कलीग थे, उनकी बेटी को भी जॉब पर इन्होंने रखा था कुछ टाइम पहले और वो इनसे उम्र में आधी थी। इनकी उम्र उस समय पे तेजपाल की 50 साल होगी और जो पीड़ित जो लड़की थी जो इनके यहाँ काम कर रही थी इनसे जूनियर, वो इनकी दोस्त की बेटी थी और उसकी उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास होगी। अब ये उसे जिम्मेदारी दी गई थी, जो हॉलीवुड एक्टर आया है इसकी बेटी को संभालने की। इवेंट में हर किसी को एक दूसरे का ख्याल रखना था, किसी को कुछ काम दे दिया गया तो इन्हें ये काम दिया था। अब 7 नवंबर 2013 की बात है और इसी इवेंट में जो इनकी कलीग काम कर रही थी उस कलीग के साथ इन्होंने लिफ्ट में बहुत गलत कृत्य किया। गलत कृत्य क्या? उस लड़की का रेप किया। अब बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा और इस केस को जब मीडिया ने सामने लाया और हर कोई कहता था कि लिफ्ट में कोई रेप कैसे कर सकता है, लड़की चिल्ला सकती थी, बहुत सारे सवाल जो है लड़की पर ही पहले उठ गए। लेकिन ये पहला आप कह सकते हैं कि डिजिटल रेप था। हम डिजिटल रेप में इस केस में आपको आगे समझाऊंगा और ये पहला डिजिटल रेप था। अब एक तरह से जब लड़की लिफ्ट में थी और जो पीड़ित लड़की है और तरुण तेजपाल भी लिफ्ट में थे और इन्होंने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और उसके साथ लिफ्ट में रेप किया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। अब लड़की ने सब कुछ उन्हें चैट में लिखा भी, वो उसका रिप्लाई भी कर रहे थे, लेकिन शुरुआत में वो अपनी गलती नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि नशे में मैंने हल्का फुल्का फ्लर्ट कर दिया। लेकिन जब लड़की ने उन्हें मैसेज लिखा कि ये हल्का फुल्का फ्लर्ट नहीं था, आपने मेरा रेप किया है, फिर उस पर भी वो नहीं मान रहे थे और वो खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो लड़की ने बाकायदा कंपनी को एक मेल लिखा। मेल में उन्होंने अपने साथ हुई सारी चीज़ें बताई। थोड़े दिन बाद तरुण तेजपाल ने अपनी गलती मानी और उन्होंने मेल पर माफ़ी मांगा। तो पहले हम कन्वर्सेशन देखते हैं, जो मैसेज में कन्वर्सेशन हुआ था, जो चार्जशीट में चीज़ें नोट की गई वो सब मेरे पास है। अब देखिए, पहली बार 7 नवंबर 2013 को पहली बार होटल की लिफ्ट में इन्होंने रेप किया उस लड़की का जो इनके यहाँ काम कर रही थी। दूसरी बार 8 नवंबर को सेम घटना इन्होंने दोहराई। मतलब पहली बार भी लड़की ने नो 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 कहा और ये उस पद पे थे, उस बड़े पद पर थे और वो तो एक जूनियर एम्प्लॉय थी। वो इतनी डर गई, सहम गई कि उन्होंने सोचा कि मैं इसे रिएक्ट कैसे करूं और देश में इनका इतना बड़ा नाम है, कोई मेरी बात मानेगा कि भी नहीं। लेकिन इन्होंने वो चीज़ फिर से दोहराई और इन्होंने 8 नवंबर 2013 को फिर सेम चीज़ें की।
अब ये जब चीज़ें हुई तो उससे उसके पहले की जो कन्वर्सेशन थी उसी रात 8 नवंबर की, तो जिसमें पहला मैसेज तेजपाल ने भेजा था, उन्होंने लिखा था वेयर आर यू, कहाँ हो आप। तो जो लड़की है उन्होंने, पीड़िता है, 8:42 को उन्होंने मैसेज किया था। उन्होंने लिखा था कि मैं लाउंज के पास हूँ, आसपास हूँ। तो उन्होंने, वो जो लड़की आई थी, उन्होंने लगा कि उसका कुछ पैकेज जो है, वो जो बच्ची आई थी एक्टर का, उसका कुछ गुम हो गया, अब हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं और 10 मिनट बाद मिलती हूँ मैं आपसे। अब ये नॉर्मल कन्वर्सेशन थी, जो ऑफिस की कन्वर्सेशन थी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, काम वाम से रिलेटेड था। अब जो पीड़ित लड़की, उन्होंने लिखा कि कॉल टी, शी नीड्स यू। टी जो है वो तरुण तेजपाल की बेटी है, और ये तरुण तेजपाल के फ्रेंड की बेटी थी, इसलिए तरुण तेजपाल के घर वालों को भी ये जानती थी, और उनकी बेटी भी उसी ऑफिस में काम कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी। या तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा है कि इंटर्नशिप करती थी, कई मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा है कि वो काम करती थी, और कई जगह ये भी लिखा है कि कभी कभार आती थी। अब ये लोकेशन बताने वाली और नॉर्मल चैट्स थी, लेकिन अब इसके बाद घटना से रिलेटेड जो उस लड़की के साथ उस लिफ्ट में चीज़ें बीती, इस कन्वर्सेशन के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद लड़की ने जो मैसेज किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें जो तरुण तेजपाल है, उन्होंने पहले बोलने की कोशिश की कि हम दोनों ड्रंक थे, हम दोनों ने शराब पी थी, और आई टोल्ड हर वी बोथ आर ड्रंक एंड आई होप यू, आई टोल्ड टिया दैट इट वॉज जस्ट ड्रंक बैंटर। अब ये जो कृत इन्होंने किया, इसके बाद इन्होंने अपने कृत को जस्टिफाई करने लगे, और इन्होंने एक मैसेज किया, आई टोल्ड हर वी बोथ ड्रंक। ये बोल रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को बताया था कि हम दोनों नशे में थे। उसके बाद तेजपाल ने एक और एक्सप्लेनेशन किया, आई होप यू टोल्ड टिया दैट इट वॉज जस्ट ड्रंक बैंटर। यानी ड्रंक बैंटर का मतलब कि शराब के नशे में हल्की फुल्की फ्लर्टिंग हो गई, ऐसा कुछ किया। इन्होंने बोला कि तुमने मेरी बेटी को यही बोला होगा, इन्हें ऐसा लगा। लेकिन बाद में 16 नवंबर को 2013 के आसपास जब बातें आगे बढ़ी और तरुण तेजपाल को ये सब चीज़ें पता चली कि वो बहुत सारे लोगों से ये चीज़ें शेयर करी कि उसके साथ जो कुछ हुआ है पीड़िता के साथ, तो ये बात तरुण तेजपाल के कान तक आई। लड़की ने क्या मैसेज किया, डोंट सेंड मी एनी मैसेज, मुझे कोई भी मैसेज मत करो, तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें ये बात पता है। ये ड्रंक बैंटर नहीं था, यानी नशे में किया हुआ हल्की फुल्की फ्लर्टिंग नहीं थी ये, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और ये 2 बार हुआ है तरुण, इसने लिखा है लड़की ने, इट वॉज ट्वाइस तरुण नॉट वंस एंड इट वॉज नो बैंटर। ये कोई बैंटर नहीं था, यानी कोई हल्की फुल्की फ्लर्टिंग नहीं थी। यू डिड द मोस्ट ऑफुल थिंग्स टू मी एंड आई सर्टनली वॉज नॉट ड्रंक। और मैंने शराब नहीं पिया था, और तुमने जो मेरे साथ कृत किया है वो बहुत ही घटिया है, और जो चीज़ें तुमने मेरे साथ की है मैं उसे बयां भी नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कहा था कि रुक जाओ, नो बोला था, लेकिन आप नहीं रुके। अब ड्रंक बैंटर का मतलब मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि हल्का, मतलब शराब के नशे में आपने हल्की फुल्की किसी के साथ फ्लर्टिंग कर ली, लेकिन ये फ्लर्टिंग नहीं थी, यहाँ तो उस लड़की के साथ रेप हुआ था। और इन्होंने एक वर्ड लिखा था, फिंगर टिप्स। मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि ये केस डिजिटल रेप का है, और इस चैट में भी फिंगर टिप्स वर्ड का यूज़ किया गया है। तरुण तेजपाल ने ये वर्ड लिखा था, फिंगर टिप्स, और इसको बाकायदा मेल में जो है मेंशन किया गया, और चार्जशीट में भी मेंशन किया गया। जब वकील कोर्ट में केस लड़ रहे थे तो इस वर्ड पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि फिंगर टिप्स का वर्ड का यूज़ क्यों किया गया था। अब ये सब कुछ हो रहा था, अब इनकी जो बातें थी वो फैल गई, ऑफिस तक पूरी बातें फैल गई। तो अब इनके ऊपर बहुत प्रेशर आने लगा था तरुण तेजपाल पर। वो ऐसे में सोचे थे क्या करें, और तरुण तेजपाल खुद अपने आप में इतना बड़ा नाम था तो कि उनके खिलाफ कौन बोले। लेकिन इस बीच लड़की ने हिम्मत दिखाई, और 18 नवंबर को, 16 नवंबर को उसने मैसेज किया, 18 नवंबर को लड़की ने जो है मैसेज किया, और जो हायर अथॉरिटीज़ थे वहाँ उन्होंने मैसेज किया और एक मेल किया। मेल में एक एक डिटेल बताई कि तरुण तेजपाल ने उस लड़की के साथ क्या कुछ किया था, और वो मेल मेरे पास है। तो जो पीड़िता थी उन्होंने मेल लिखा जो कंपनी के हायर अथॉरिटी थे उन्हें, और मेल में क्या था, प्रिया शोमा, ये मेल लिखना मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक है। तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल ने पिछले हफ्ते थिंक फेस्ट के दौरान 2 मौके पर मेरे साथ यौन हमला किया। 7 नवंबर 2013 की रात उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया मैंने उन्हें रोकने को कहा, और उन्हें मैंने नो कहा, फिर भी वो नहीं माने, और उसके बाद उन्होंने मेरा डिजिटल रेप किया। और मैं डिजिटल रेप मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो उस पीड़ित महिला के साथ और पीड़ित लड़की के साथ जो कुछ हुआ था, और इसके बाद उन्होंने वापस से सेम चीज़ दोहराई। अब ये सब चीज़ें जब उन्होंने मेल
पर लिखी तो तरुण तेजपाल तक ये खबर गई। अब तरुण तेजपाल ने बकायदा माफी मांगा 19 नवंबर को, यानी एक दिन बाद। उन्होंने लिखा, प्रिय, ये मेरे जीवन की सबसे कठिन बात है जो मैं कर रहा हूं। तुम एक युवा महिला हो जिस पर मैं बहुत गर्व करता था, पहले एक सहयोगी की बेटी के रूप में, फिर अपने ऑफिस में सहयोगी के रूप में। सोचिए, ये लिख रहे हैं कि आप में जो मेरे कलीग थे, आप उनकी बेटी हो और अब आप मेरे ऑफिस कलीग हो। मैंने तुम्हें एक ईमानदार और होनहार पत्रकार के रूप में बढ़ते हुए देखा है, इसलिए मुझे ये स्वीकार करते हुए अत्यंत पीड़ा हो रही है कि मैंने हमारे बीच लंबे समय से चले आ रहे विश्वास और सम्मान के रिश्ते को तोड़ा है। मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं उस शर्मनाक गलतफहमी और गलती के लिए जिसकी वजह से मैंने 7 नवंबर और 9 नवंबर 2013 को 2 मौके पर तुम्हारे साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की, जबकि तुमने साफ मना कर दिया था और तुम्हें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। सोचिए, ये मेल उन्होंने कहा, और मेल में उन्होंने कहा कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था और आपने मना किया। ज़बरदस्ती, आप उसे यौन संबंध कह रहे हो, ज़बरदस्ती रेप होता है। और आपने रेप किया, आपने रेप करने की कोशिश भी नहीं, रेप आपने किया। और बहुत लोगों ने ये बात भी इसके बाद सोशल मीडिया में लिखी कि लिफ्ट में कोई कैसे रेप कर सकता है, इतना टाइम पीरियड था। मैंने आपको बताया था पहले कि पहला, जब वीडियो शुरुआत हो रही थी, पहला डिजिटल रेप केस था। आपने बहुत सारे जो माइनर्स के अभी केस देखे होंगे हाल फिलहाल में, तो बहुत जगह पुलिस यूज़ करती है डिजिटल रेप, डीजी रेप। इसकी शुरुआत यूएसए से हुई, मतलब फिंगर्स का यूज़ करके। ज़रूरी नहीं है कि पेनिस्ट्रेशन ही रेप हो, फिंगर्स का यूज़ करके अगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ उससे फिंगर्स का यूज़ करके अगर कोई से सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उसके साथ यौन उत्पीड़न कर रहा है, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। और तरुण तेजपाल ने भी अपने फिंगर्स का यूज़ किया और ये बात बाकायदा उन्होंने मेल में लिखी और सब कुछ डिजिटली रिकॉर्डेड था। और ये बात उन्होंने भी मानी कि उनसे गलत हुई, उन्होंने ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की। लेकिन अब ये मामला यहाँ नहीं रुका। ये भाई साहब जब कोर्ट गए तो कोर्ट में जाकर ये पलट गए। इन्होंने कहा कि ये सब मुझसे प्रेशर में मेल करवाया गया और इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। अब मामला जब कोर्ट में पहुँचा तो उस समय इन्होंने कहा कि मैंने सरकार के खिलाफ इतनी सारी खबरें चलाई हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है, उनके खिलाफ खबर चलाई गई थी, क्योंकि स्टेट में बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में जो था वो कांग्रेस की सरकार थी। उसमें उस समय पे जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उन्होंने ये बात कही थी कि जो सरकार इस समय राज्य में वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार का कोई लेना देना नहीं, उस लड़की को तो सरकार ने प्लांट नहीं किया था। ये आपकी दोस्त की बेटी थी, आपने उसे जॉब पर रखा था, उसने जो कन्वर्सेशन बताई वो आपने माना कि ये सब चीज़ें हुई हैं और आपने सॉरी भी बोला। आपने बाकायदा मैसेज में भी लिखा और आपके मैसेजेस जो थे वो गवाही दे रहे थे। फिर आप, उस लड़की ने जो मेल किया, मेल का आंसर गवाही कर रहा था कि आपने लड़की के साथ ज़बरदस्ती की। अब ये सब कुछ इतने सारे सबूत थे, लेकिन अब ये मामला जब कोर्ट पहुंचा, निचली अदालत, तो देखिए अब मैं वो बताता हूँ केस की शुरुआत कब हुई और कोर्ट में क्या कुछ हुआ, वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। अब इसमें एफआईआर हुई और 22 और 23 नवंबर 2013 को गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। फिर ये मामला जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक भी पहुंचा और उन्होंने सुमोटो लिया। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इसमें हस्तक्षेप किया और उन्होंने सुमोटो संज्ञान लिया, जिसके बाद अब ये केस जो था क्राइम ब्रांच के पास पहुंच गया था और 17 फरवरी 2014 को गोवा क्राइम ब्रांच ने इसमें 2800 पन्नों की जो है चार्जशीट दायर की। अब इस चार्जशीट में 12 वॉल्यूम थे और इसमें जो मुख्य आरोप लगा वो था रेप केस का, और इसमें आईपीसी की धारा 376 बलात्कार, 372F और 376(2)K, ये सब रेप की अलग अलग धाराएं हैं, वो इसमें ऐड की गई। इसमें कुल गवाह जो थे वो 152 और इसमें होटल के सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, डिजिटल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप मैसेज और गवाहों के बयान थे। पीड़िता का भी बयान था जो कोर्ट में सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता खुद बयान देती, वो भी था। तेजपाल का माफीनामा, वो ईमेल जो था वो मुख्य सबूत के रूप में इस केस में जो है पीड़िता के पक्ष में काम आया। अब लेकिन जब ये सब केस चला तो ट्रायल कोर्ट में केस काफ़ी टाइम तक चला, तो ट्रायल ने 2021 में सेशन कोर्ट ने तेजपाल को बरी कर दिया। और बरी क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि सबूत बहुत कम है, और एक और चीज़ उन्होंने कही कि अलग अलग समय पर दिए गए बयानों में बदलाव है, पीड़िता की बात में विरोधाभास है, कुछ बातें पहले नहीं कही गई बाद में जोड़ी गई। कोर्ट ने यह कहा कि बयान जो है स्टर्लिंग क्वालिटी का नहीं है जिस पर सिर्फ भरोसा कर कर दोषी ठहराया जा सके। मतलब ऐसे जो बयान है उन्हें देखकर नहीं लगता कि उसको सुनकर सिर्फ किसी को दोषी ठहरा दे। सीसीटीवी फुटेज जो है वो उस समय के नहीं है, कई सीसीटीवी फुटेज गायब है, खासकर पहली मंजिल का गायब है जो कि नष्ट कर दिया गया, ऐसा
कोर्ट की तरफ से कहा गया। फिर जांच अधिकारी ने देरी की और कुछ फुटेज को अटैच नहीं किया। उपलब्ध फुटेज पीड़िता के बयान से पूरी तरह से मेल नहीं खाता है। मेडिकल सबूत नहीं है। एफआईआर 13 दिन बाद दर्ज हुई। पीड़ित ने खुद का मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया था। कोई चोट या अन्य मेडिकल सबूत नहीं मिले। ये घटना के बाद का व्यवहार जो था वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, वो नॉर्मल लग रही थी। ये कोर्ट ने कहा है, जो मैं कोर्ट की बात बता रहा हूँ, जो निचली अदालत, उन्होंने कहा कि पीड़िता जैसा व्यवहार नहीं था। अब इसका कोई क्या अर्थ निकाले? पीड़िता जैसा व्यवहार क्या होता है? अगर कोई लड़की ऑफिस में नॉर्मल बैठी है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस मेंटल स्टेटस से गुजर रही है, आपको वो तो नज़र नहीं आएगा। लेकिन कोर्ट ने ये जो विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके बाद इस टिप्पणी की भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि कैसे आप समझोगे यार, कोई नॉर्मल बैठा है ऑफिस में कि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। अगर वो किसी से हंस के बात कर रही है मतलब उसके दिमाग में प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है। तो घटना के तुरंत बाद की जो तस्वीरें थी उसमें वो मुस्कुराते नज़र आ रही थी, सामान्य नज़र आ रही थी। ये कोर्ट ने कहा। उन्होंने इवेंट में हिस्सा लिया और जो वहाँ एक्टर आए थे, हॉलीवुड एक्टर, उनके साथ फोटो शूट की, तो ये सामान्य नहीं था। मतलब उन्होंने कहा बिहेवियर पे जज किया, ना कि जो सबूत थे उस पर कोर्ट ने फैसला लिया। उन्होंने कहा कि बिहेवियर जो था लड़की का सामान्य था। अब जो माफ़ीनामा वाला ईमेल था, कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने ये माना कि ये जो था दबाव में लिखा गया ईमेल था और कहीं से भी नहीं कह सकते कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस मेल से कि उन्होंने रेप किया है। अब ये सब जो गवाह थे, चैट्स थे, उन सबको जो है कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया और पीड़िता पे ही संदेह पैदा किया और उन्हें बरी कर दिया। लेकिन यहाँ सरकार नहीं रुकी। सरकार ने इसे हाईकोर्ट में अपील दायर की और हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा। जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो काफ़ी दिन प्रोसीडिंग चली, काफ़ी दिन इसमें बहस चली और अब जाकर हाईकोर्ट ने माना कि ये इस मामले में दोषी हैं और बाकायदा इन्हें दोषी करार दिया। मैं अब जिस समय तक वीडियो बना रहा हूँ इस समय तक इन्हें कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, लेकिन अभी सज़ा नहीं सुनाए। और इस पर जो मिनिमम सज़ा है इस रेप केस में, कम से कम जो सज़ा है वो 10 साल की है और जो है ये सज़ा बढ़कर उम्र कैद तक भी जा सकती है। लेकिन इनकी उम्र 62 साल है और ये कह रहे थे कि हम कोर्ट मुझ पर नरमी दिखाए और ये जो कह रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट भी जमा है सरकार के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास, तो मैं देश कहीं छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दें, वहाँ हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे। क्योंकि इन्हें पहली जो बेल मिली थी वो भी सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, तो ये वापस से बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है जद्दोजहद करेंगे और ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भी। लेकिन अभी अगर इन्हें सज़ा सुनाई जाती है तो इनकी तुरंत अरेस्टिंग होगी और इन्हें जेल में डाला जाएगा। अगर उससे पहले ये चले गए बेल लेने के लिए, एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल या किसी भी बेल के लिए जाते हैं, रेगुलर बेल के लिए तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि फिर वो केस जब सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तब जा पाएंगे, लेकिन एंटीसिपेटरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इन्हें पहले से जो बेल मिल रखी है उस पर तो ये बाहर है ही, लेकिन सज़ा सुनाने के बाद इनकी तुरंत अरेस्टिंग होगी और ये जेल में जाएंगे। तो शाम तक जो है इस पर फैसला आ जाएगा और पता चलेगा कि इन्हें क्या सज़ा सुनाई गई है। मिनिमम सज़ा तो 10 साल की है, तो क्या 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है उम्र कैद की, उस पर नज़र बनी रहेगी। अगली वीडियो में और डिटेल में लाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा क्या कुछ हुआ, कोर्ट में क्या डिस्कशन हुआ, कोर्ट में किसने क्या पक्ष रखा हाई कोर्ट में और उसके बाद जज ने अपना क्या फैसला सुनाया, वो सब कुछ अगली वीडियो में होगी। तो इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर आप देखिएगा और इस वीडियो पर आपकी जो राय है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं उस कमेंट्स को अगली वीडियो में लूँगा और आपकी जो कमेंट्स होंगे उन पर चर्चा भी करूँगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।